हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द डायनामिक स्टडी। सो अब वो घड़ी आ ही गई आखिर जब एग्ज़ाम की डेट अनाउंस की जा चुकी है और इसमें कोई दो राय भी नहीं है कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। तो अपना माइंडसेट ये तो बना के चलो कि एग्ज़ाम होगा और ये कंपलसरी होना ही है। ये मत चलो कि जो दुनिया भर के कैंपेनिंग हो रहे हैं कि मूवमेंट किए जा रहे हैं उसके अगेंस्ट में कि एग्ज़ाम ना हो, नीट और जेई को प्रायोरिटी देते हुए। आपका हो सकता है नहीं, इसमें डाउट है, तो इसके लिए आप अपने माइंड को रिलैक्स बिल्कुल मत देना। ये माइंडसेट बना के चलो कि एग्ज़ाम होगा, 100% होगा और यही जो आपको 20 से 25 दिन का टाइम मिला है इसमें ही आप एग्ज़ाम को बीट करोगे और क्रैक करोगे। टाइम सफिशिएंट है रिवीजन के लिए, टाइम सफिशिएंट है एक माइंडसेट प्रिपरेशन के लिए, टाइम सफिशिएंट है प्रैक्टिस के लिए, कुछ नया पढ़ने के लिए नहीं। इन सब चीज़ों के लिए आपके पास सफिशिएंट टाइम है। अब जिस स्पीड से हम लेक्चर्स को कवर कर रहे थे डिटेल में, एआईए की जो सीरीज़ चल रही थी हमारी और बाकी चीज़ों की भी, तो उससे थोड़ा टाइम टेकिंग था कि वो कोर्स को कंप्लीट करने में, लेकिन उस स्पीड से हम अब कंप्लीट नहीं कर सकते। तो अब इसके लिए हम आप लोगों की बेनिफिट के लिए थोड़ा सा एक शॉर्ट वीडियोस टाइप के, यानी आपका 10 यूनिट होगा और 10 यूनिट से हम पर यूनिट 2 वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे कि यानी आपको 20 वीडियो प्रोवाइड किए जाएंगे और उस वीडियो से आपकी सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो टर्म्स और टेक्निक्स होंगे उसकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। यानी हम 20 दिन में कोशिश करेंगे कि उसको एक समरी फॉर्म में, एक नट सेल में चीज़ों को पूरा का पूरा कवरअप कर जाएँ और हर एक सिलेबस को कोशिश रहेगी कि हर एक सिलेबस के आपकी जितनी भी यूनिट है उस यूनिट के हर एक टॉपिक को टच करते हुए। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल टाइप की चीज़ें हैं, बट ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता, कोशिश करेंगे हम और आप भी करिएगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें ये नहीं रहेगा कि हम पूरे के पूरे सिलेबस को कवर करके आपको डिटेल में जानकारी देंगे। इसमें ये होगा कि हम आपको एक फ्रेम डेवलप, एक माइंडसेट डेवलप करेंगे जिससे आपके लिए आपकी सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग अच्छी डेवलप होगी, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बहुत ही बढ़िया डेवलप हो जाएगी। पूरा का पूरा यूनिट आपका 10 आपको मेमोराइज हो सकता है अच्छे तरीके से, जो आपको एग्ज़ाम बेनिफिट बहुत ज़्यादा करेगा एग्ज़ाम के लिए। और यकीन मानिए ये आपको एक माइलस्टोन साबित होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। और 20 दिन में ये अगर आप ये वीडियोस को मेमोराइज़ करते हैं या समझने की कोशिश करते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो 10 यूनिट और 20 वीडियोस, तो हमारी जो सीरीज़ होगी EVS 20 की सीरीज़, इसको हमने नाम दिया EVS 20 की सीरीज़। और हमें ये क्रैक करना है, आपको किसी भी कीमत पे नेट को क्रैक करना है एट एनी रेट। हम ये माइंडसेट बना के ही चलो कि हाँ हमें करना है और कोई दो राय होनी ही नहीं चाहिए। 20-25 दिन का टाइम है, पूरी तरीके से लग जाओ, ज़्यादा टाइम है ही नहीं है। तो हमारी जो 10 यूनिट्स हैं उसकी एक थोड़ी सी मैं आपको ब्रीफिंग दे देता हूँ ताकि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। जो 10 यूनिट्स हैं हमारी, वो हैं यूनिट फर्स्ट जो कि फंडामेंटल ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस है। हर एग्ज़ाम में या फिर हर सब्जेक्ट का ये एक यूनिट होती ही है। इसमें आपको डिफिनेशन होती है, स्कोप इन्वायरमेंटल साइंस की क्या हैं, बेसिक चीज़ें जो होती हैं उसको बताया जाता है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो जैसे होती हैं, इसमें आपको स्ट्रक्चर, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आता है आपका लिथोस्फीयर से भी क्वेश्चन आता है, आपका हाइड्रोस्फीयर से भी आता है, एटमॉस्फेयर से भी आता है। इसमें लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन आता है, हीट ट्रांसफ़र से क्वेश्चन आता है, मास एंड एनर्जी ट्रांसफ़र से क्वेश्चन आता है, और भी इसमें मटेरियल बैलेंस से क्वेश्चन आता है। और मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर जो होते हैं इसमें प्रेशर, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, ह्यूमिडिटी, मिक्सिंग रेशियो, सैचुरेशन मिक्सिंग रेशियो, रेडिएशन हो गया आपका, एंड विंड वेलोसिटी हो गया, एडियाबैटिक लैप्स रेट हो गया, इन्वायरमेंटल लैप्स रेट हो गया, बहुत सारी चीज़ें। और इंटरेक्शन बिटवीन अर्थ एंड मैन हो जाता है इसमें। और जो जियोस्पेशियल का पार्ट होता है, जीआईएस और रिमोट सेंसिंग का, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग का, एरियल फोटोग्राफी का और उसके एप्लीकेशन का, सब कुछ नहीं पढ़ना होता इसमें आपको। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं यूनिट आएगी, हम बताएंगे क्या पढ़ना होता है आपको, वो भी इसी का पार्ट होता है। लेकिन ये यूनिट फर्स्ट जो होती है ये उस प्रायोरिटी के बेसिस पर नहीं होती जैसे कि और भी यूनिट जो मैं आपको बताऊंगा होती है। ये होती है, इससे क्वेश्चन भी आते हैं आपको, लेकिन उस बेसिस पे नहीं आते जैसा कि आपके बाकी एनर्जी एंड इन्वायरमेंट से आ गया आपका, और भी जो आगे होंगे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से आ जाते हैं। देखो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में क्या है, आपका फंडामेंटल ऑफ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री रहेगी आपकी।
स्टोकियोमेट्री रहेगी, गिब्स एनर्जी रहती है, केमिकल पोटेंशियल, केमिकल काइनेटिक, केमिकल इक्विलिब्रिया, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस से कोई क्वेश्चन आप में आते हैं, कार्बोनेट सिस्टम से क्वेश्चन आते हैं, अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और रेडियो आइसोटोप्स, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। कंपोजिशन ऑफ एयर का हो गया, और उसके बाद आयंस हो गया, एटमॉस्फेयर का हो गया, पूरी तरीके से इन सब चीज़ों के जो डिस्कशन होते हैं वो आपकी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के पार्ट होते हैं। इसमें हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी आपकी आती है। वाटर एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, उसमें आपका डिज़ोल्व ऑक्सीजन हो गया, हाँ डिज़ोल्व ऑक्सीजन हो गया, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हो गया, यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी हो गया, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी हो गया, सेडिमेंटेशन हो गया, कोगुलेशन हो गया, फ्लॉकुलेशन हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया, पीएच हो गया, रेडॉक्स पोटेंशियल हो गया, यानी ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं आपकी। इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए सॉल्व के, बायोजियोकेमिकल साइकिल की नाइट्रोजन, कार्बन, फास्फोरस, सल्फर सब आती हैं इसमें। फिर आप टॉक्सिक केमिकल्स जो होते हैं उसमें आपके पेस्टिसाइड्स एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से आएगा। बायोकेमिकल एस्पेक्ट एंड हैवी मेटल जो होगा मरकरी, उसमें कौन कौन से हैं, मरकरी, कैडमियम, लेड और क्रोमियम। और जो मेटलाइट्स होते हैं वो आर्सेनिक और सेलेनियम। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, पैन, वीओसी एंड पीओपी, यानी परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, और जो भी कार्सिनोजेनिक्स होते हैं एयर में, यानी पूरे टॉक्सिक केमिकल्स जो होते हैं एक तरीके से, वही आपका ऑब्वियस सी बात है केमिस्ट्री का पार्ट है तो उसी से आएगा। फिर क्या होता है आपका कि इंस्ट्रूमेंटेशन जो थोड़ी है, प्रिंसिपल ऑफ एनालिटिकल मेथड, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का पार्ट ही है वो। इसमें आपका टाइट्रीमेट्री, डेविमेट्री, बॉम्ब कैलोरीमीटर, क्रोमेटोग्राफी, पेपर, टीएलसी, जीसी, एचपीएलसी, फ्लैम फोटोमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, यूवी विजिबल, डबल एएस, आईसीपी एईएस, आईसीपी एमएस, इलेक्ट्रोफोलोसिस, एक्सआरएफ हो गया आपका, एक्सआरडी हो गया, एनएमआर, एफटीआईआर, जीसीएमएस एंड सेम टेम। इतने इंस्ट्रूमेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा होते हैं। इसको आप समरी वे में देखोगे तो एक समझ डेवलप हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाता है। फिर आपका आता है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, यानी इकोलॉजी। ये इकोलॉजी का पार्ट होता है। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी एक तरीके से इकोलॉजी का पार्ट होता है। इसमें आपका क्या होता है कि इकोसिस्टम के बारे में हर एक चीज़ जानकारी, जितना आप इकट्ठा कर पाओ उतनी, जितनी जानकारी लो उतनी ही कम है इसके लिए, क्योंकि क्वेश्चन इसके थोड़ा ट्रिकी हो सकते हैं, होते भी हैं। पॉपुलेशन इकोलॉजी से क्वेश्चन इसमें आते भी हैं, बायोम से भी क्वेश्चन आते हैं, और बेसिक्स ऑफ इकोसिस्टम से भी क्वेश्चन आते हैं। तो इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से क्वेश्चन आएगा आपके इसमें। बेसिक्स ऑफ इकोसिस्टम क्लासिफिकेशन में आएगा, यानी उसमें डेजर्ट यानी हॉट एंड कोल्ड हो गया, फॉरेस्ट और रेंज लैंड, वेटलैंड, ऐसे ऐसे आपका लोटिक, लैंटिक, एस्चुरीज, मैनग्रूव, ओशियनिक, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। बायोम से क्वेश्चन आते हैं। बायोम से आपका कॉन्सेप्ट, क्लासिफिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, डिफरेंट बायोम, टुंड्रा, टैगा, ग्रासलैंड, डेसिडियस फॉरेस्ट बायोम, और हाईलैंड, आईसी, अल्पाइन बायोम, और इस तरीके से इससे क्वेश्चन पूछ लेता है। बायोम से क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन या कंपलसरी आ ही जाते हैं आपका। और जिस तरीके से इस समय पिछले ईयर्स का क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें भी वो क्या कहते हैं, लार्जेस्ट बायोम, स्मॉलेस्ट बायोम, इस तरीके से वो फिर उसके जियोग्राफिकल लोकेशन के बेस पे इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है। पॉपुलेशन इकोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल आता है। इससे आपका क्या कहते हैं कि जो इंटरेक्शन होता है उससे क्वेश्चन आते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन से क्वेश्चन आते हैं, कैरिंग कैपेसिटी से क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम सस्टेनेबल यील्ड से क्वेश्चन आते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड रेगुलेशन से क्वेश्चन आता है, फ्लक्चुएशन, डिस्पर्सन एंड मेटा पॉपुलेशन से क्वेश्चन आते हैं, आर स्ट्रेटजी और के स्ट्रेटजी इससे भी क्वेश्चन आते हैं, की स्टोन से भी आते हैं। कम्युनिटी इकोलॉजी हो गई फिर आपकी, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन का पार्ट हो गया। देखो ये जो आप बायोडाइवर्सिटी इट्स कंजर्वेशन का पार्ट करोगे, ये आपका फर्स्ट पेपर यानी पीपल एंड इन्वायरमेंट का भी पार्ट होगा, और आपकी लास्ट यूनिट का भी पार्ट होगा, यानी यूनिट 10th का भी पार्ट होगा, क्योंकि उससे रिलेटेड आपको करंट चीज़ें जो होगी वो ज़्यादा मालूम चलेगी। और इसमें कंजर्वेशन में आपको बस वही चीज़ें देखनी है, हॉट स्पॉट क्या है, इंडिया में कौन से हॉट स्पॉट हैं, मेजर ऑफ बायोडाइवर्सिटी की स्ट्रेटजीज क्या होती हैं, इन सीटू, एक्स सीटू, इन विट्रो कंजर्वेशन, ये सब क्या होते हैं, नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हो गई, प्रोटेक्टेड एरिया, सेक्रेट ग्रुप्स क्या हो गया, ये सब चीज़ें हो गई, जीन पूल क्या हो गया, बायो पायरेसी, बायो प्रोसेसिंग, इस तरीके के कॉन्सेप्ट पूरे इसमें इंक्लूड किए गए हैं। फिर और क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ इंडस्ट्रियल इकोलॉजी, यानी टॉक्सिकोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। इसमें आपका एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सक्रीशन ऑफ टॉक्सिक एजेंट, एक्यूट एंड क्रॉनिक टॉक्सिसिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ बायोसी, थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यानी यह रिस्क असेसमेंट का जो पार्ट हो गया, इसमें से भी वो क्वेश्चन बायो ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर वाटर और क्या कहते हैं बॉर्न डिजीजेस, यानी वाटर बॉर्न डिजीजेस, एयर बॉर्न डिजीजेस,
फिर आपका होता है इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, इसमें आपका बायो रेमिडिएशन हो गया, इसकी डिफिनीसन होती है प्लांट्स की, माइक्रोब्स की, और इन सीटू एक्स सीटू रिमीडिएशन के बारे में बात करते हैं, बायो इंडिकेटर, बायो फर्टिलाइजर, बायोफ्यूल्स और बायो सेंसर की बात करते हैं। फिर आपका आता है, ध्यान से सुनते जाइएगा, यूनिट 4, इसमें आपका इन्वायरमेंटल जियो साइंस, इससे क्वेश्चन आते हैं। क्लाइमेटोलॉजी का भी पार्ट ही कवर कर लेता है, कहीं ना कहीं पूरी तरीके से नहीं लेकिन थोड़ा बहुत पार्ट ही कवर करता है, इसमें इंक्लूड कर दिया जाता है उन सब चीज़ों को। तो इन्वायरमेंटल जियो साइंस बेसिकली, जियो यानी अर्थ हो गया, साइंस उससे रिलेटेड साइंस के बारे में पूछेगा, यानी ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में पूछेगा। प्राइमरी जियो केमिकल क्या कहते हैं कि क्या कहते हैं इसको, एक टर्म होता है इसके लिए, पर्टिकुलरली मुझे अभी याद नहीं आ रहा वो, तो आप कह सकते हो कि जियो केमिकल फॉर्मेशन ऑफ कोर, इस तरीके से उसको बोला जाता है। तो फिर उसमें आप कोर, मेंटल, क्रस्ट, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर यानी इंटर स्ट्रक्चर के बारे में पूरी तरीके से जानकारी प्राप्त करोगे। और इसके बीच में जो डिसकंटिन्यूटी होती है उसके बारे में पिछली बार इससे भी क्वेश्चन आया था कि हाँ, इन दो कुछ लेयर जैसे मेंटल और कोर के बीच में कौन सी डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है। हाँ, इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट ऑफ मिनरल्स एंड रॉक्स होने चाहिए, फॉर्मेशन ऑफ इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक, कंट्रोल ऑफ फॉर्मेशन, लैंडफॉर्म, टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में, एनर्जी बजट के बारे में आपको होना चाहिए, इन्वायरमेंटल थर्मल सीजन के बारे में, कोरियोलिस प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स यानी जियोस्ट्रॉफिक विंड के बारे में, ग्रेडियंट विंड के बारे में, यहाँ से न्यूमेरिकल भी उठ जाते हैं आपके, अच्छे खासे न्यूमेरिकल आते हैं आपके। और क्लाइमेट ऑफ इंडिया में आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, इंडियन मानसून, ड्रॉट, अल नीना, ला नीना, कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिडेंस टाइम रेट्स, नेचुरल साइकिल, जियोफिजिकल फील्ड्स, वेदरिंग इंक्लूडिंग वेदरिंग, रिएक्शन, एरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन, ये सब सारी चीज़ें होती हैं उसमें। केमिकल प्रॉपर्टीज़, जियो केमिकल क्लासिफिकेशन, एलिमेंट, एबेंडेंस, एलिमेंट इन अ बल्क अर्थ क्रस्ट, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं आपका जो, लेकिन आपको एक स्ट्रेटजी बना के चलनी है कि कौन सी चीज़ें आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। आपको इसके लिए पिछले पैटर्न से क्वेश्चन को देखने होंगे। बाकी चीज़ें जैसे कोरियोलिस फोर्स हो गया, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स हो गया, क्लाइमेट ऑफ इंडिया हो गया, इन सब चीज़ों से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, इससे न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं आपके। तो बहुत ज़्यादा चीज़ों के ऊपर जाने क्वेश्चन नहीं है। जैसे डार्सी लॉ हो गया, इसमें ये भी इंपॉर्टेंट होता है। ग्राउंड वाटर फ्लक्चुएसन, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, ये जो होती है यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन अर्थ, जो इसमें यूनिट में है आपके चौथे यूनिट में, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेचुरल रिसोर्सेज एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लॉयटेशन एंड रिलेटेड इन्वायरमेंट कंसर्न, ये उतना प्रायोरिटी बेसिस पे नहीं होता है। नेचुरल हैजार्ड्स, हाँ ये कंपलसरी, ये आपके लिए आते हैं। इसमें आपको समझ लो फ्लड, लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक, वोल्केनिज्म, एवलांचेस, सुनामी, क्लाउड बर्स्ट और प्रेडिक्शन ऑफ द हैजार्ड्स, मिटिगेशन एंड देयर इम्पैक्ट, इसमें हैजार्ड्स के मैनेजमेंट के बेसिस पे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। फिर जो पांचवी यूनिट है एनर्जी एंड एनवायरनमेंट, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर फर्स्ट के लिए भी, पेपर सेकंड के लिए भी, और न्यूमेरिकल से लेकर के हर एक पर्सपेक्टिव में ये एग्जाम पूछा ही जाता है। सन एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, इसमें हो गया सोलर रेडिएशन, स्पेक्ट्रल कैरेक्टरिस्टिक, फॉसिल फ्यूल, क्लासिफिकेशन, कंपोजिशन, फिजिको केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एनर्जी कंटेंट ऑफ कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेज, शैल, ऑयल, कोल बेड, मेथेन गैस, हाइड्रेट, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू एंड नेट कैलोरीफिक वैल्यू, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर इसमें होती है आपकी प्रिंसिपल ऑफ जनरेशन, हाइड्रो पावर, टाइडल एनर्जी, ओशियन थर्मल यानी ओटेक हो गया, विंड पावर, कौन कौन सी इसमें दी गई हैं आपकी, हाइड्रो पावर हो गया, टाइडल एनर्जी हो गया, ओटेक हो गया आपका, विंड पावर, जियो थर्मल, सोलर एनर्जी, इतनी सारी चीज़ें दी गई हैं। सोलर में आपका सोलर कलेक्टर, कौन कौन सी चीज़ें सोलर एनर्जी में, सोलर कलेक्टर, फोटोवोल्टिक मॉड्यूल एंड सोलर पॉन्ड्स, इन चीज़ों को पढ़ना है। सोलर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सोलर को तो एकदम रट डालो, इसके तीनों पर्सपेक्टिव जो दिए गए हैं इसमें, सोलर कलेक्टर, फोटोवोल्टिक मॉड्यूल और सोलर पॉन्ड, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी लगा लो, सोलर एफिशिएंसी से रिलेटेड। न्यूक्लियर एनर्जी हो गई आपकी, फिजन फ्यूज़न, न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्टर, प्रिंसिपल एंड टाइप्स, एक दो क्वेश्चन रेयरली में आ ही जाता है। बायो एनर्जी मेथड हो गया आपका, इन्वायरमेंटल इम्प्लीकेशन ऑफ एनर्जी यूजेस, एनर्जी यूज पैटर्न इन इंडिया द वर्ल्ड, इसमें फिर आपका करंट से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये करंट से रिलेटेड है आपका, फिर ये हो जाता है। फिर आपकी जो 6 यूनिट है वो है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड कंट्रोल, सारी यूनिट ऐसा लगता है कि सारी इंपॉर्टेंट है। इसमें एयर पोल्यूशन सब कुछ, यानी आपका क्राइटेरिया पॉल्यूटेंट, प्राइमरी, सेकेंडरी और क्राइटेरिया पॉल्यूटेंट, इन सब की सैम्पलिंग, मॉनिटरिंग, और इसके स्टैंडर्ड ये भी याद कर लेना, पीरियड, फ्रीक्वेंसी, इनका ड्यूरेशन, सैम्पलिंग कैसी है, प्रिंसिपल एंड इंस्ट्रूमेंट्स मेजरमेंट हो गया, इसका एम्बियंट एयर पॉल्यूटेंट कंसंट्रेशन कितना है ये भी याद करना, स्टैक एमिशन,
और यही सब सारी इसमें मॉडल भी जो आपके आते हैं, जैसे कि हो गया आपका मिक्सिंग एंड डेप्थ हाइट हो गया, लैप्स रेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है इसमें, गॉसियन प्लू मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, लाइन सोर्स मॉडल से क्वेश्चन पूछता है, एरिया सोर्स मॉडल, 3 मॉडल इसमें हो गया आपके, गॉसियन प्लू मॉडल, लाइन सोर्स मॉडल एंड एरिया मॉडल, कंट्रोल डिवाइसेस फॉर पार्टिकुलेट मैटर, ये सब चीज़ें पूछती हैं इसमें, सेटलिंग चैम्बर हो गया, सेंट्रीफ्यूगल कलेक्टर हो गया, वेट कलेक्टर हो गया, फैब्रिक फिल्टर हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर हो गया, कंट्रोल, फिर उसके बाद क्या पूछता है इसमें, कंट्रोल ऑफ गैसेस पॉल्यूटेंट थ्रू द एब्जॉर्प्शन कंडेंसेशन एंड द कंबस्जन इंक्लूडिंग कैटालिटिक कंबस्जन, इंडोर एयर पॉल्यूशन, व्हीकल एमिशन एंड अर्बन एयर क्वालिटी, ये सारी चीज़ें इसमें पूछी जाती है। फिर आपका नॉइस पोल्यूशन होता है, इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं आपके, जिसमें एल क्या कहते हैं इक्विवेलेंट्स, L10 एंड L90, L50, LDN, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे होते हैं इसमें आपसे पूछे जाएंगे। वाटर पोल्यूशन में आपका DO, BOD, COD, PS, TDS, TDS, MPN, ये सारी चीज़ें, ड्रिंकिंग वाटर के कुछ पर्टिकुलरी पैरामीटर जो होते हैं उसको भी पूछे जाते हैं। सेकेंडरी एंड एडवांस ट्रीटमेंट मेथड भी पूछा जाएगा, यानी आपको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से रिलेटेड भी, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, ऐसी चीज़ें भी पूछी जाती हैं। सॉइल पोल्यूशन हो गया आपका, ज़्यादा प्रायोरिटी बेसिस पे नहीं, लेकिन इसको आपको पढ़ लेना है। थर्मल एंड मरीन पोल्यूशन, इसमें से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। फिर आपका होता है यूनिट A 7th सॉलिड एंड हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट, इससे क्वेश्चन आते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट से क्वेश्चन आते ही हैं, सॉलिड वेस्ट टाइप सोर्स, और फिर उसमें आपका सॉलिड कलेक्शन ट्रांसपोर्टेशन क्या है, इसमें आप रिकवरी मेथड, इसको पूरी रिसाइकलिंग के बारे में अच्छे से पढ़ो। देखो सॉलिड वेस्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इस समय जो चल रहा है, वो स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उससे रिलेटेड क्या हो जाता है कि आप किस तरीके से सॉलिड वेस्ट को रिसाइकिल करते हो, यानी मिनिमाइज़ करते हो। इन सारी चीज़ों को बेसिस को ध्यान में रखते हुए ही क्वेश्चन बनाए जाते हैं कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं, कौन कौन सी टेक्निक है, इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या है। बाकी दुनिया भर की बकवास पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे इससे पूछे जाएंगे, या इससे रिलेटेड लॉ से क्वेश्चन जो चेंजेस होते हैं उसमें पूछे जाएंगे आपसे। हैजार्डस वेस्ट के बारे में पूछा जा सकता है, और जो नया रूल, अगर प्लास्टिक को मिनिमाइज़ करने के लिए अब कोई नया इंस्ट्रूमेंट लॉन्च हुआ हो, जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, बाकी चीज़ों के बेसिस पे इस क्या कहते हैं कि इस यूनिट से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। फिर आपका आता है यूनिट है इन्वायरमेंटल असेसमेंट मैनेजमेंट एंड लेजिस्लेशन। EIA को तो मैंने कंप्लीट कर दिया है पूरी तरीके से। मेथोडोलॉजी का एक मेथड बना है, उसको भी मैंने आज शाम को आपको वीडियो दे देना है मॉडलिंग का बस। उसके बाद आपकी जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होगा EIA तो आपका पूरी तरीके से हो गया, क्वेश्चन कहीं से फंसेगा तो आपको निकाल ही लेना है उसको। उसके बाद इन्वायरमेंटल ऑडिटिंग आपको पढ़ना ही है, ISO सीरीज़ पढ़नी है। बीच में अगर मुझको टाइम मिला तो मैं वो वीडियो दे दूंगा, आप एक बार देख लेना। रिस्क असेसमेंट से क्वेश्चन यहाँ से उठता है, और लॉ से क्वेश्चन यहाँ से उठते हैं। लॉ से भी क्वेश्चन जो आते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर होगा आपका, तो वो वेस्ट मैनेजमेंट के लॉ से होगा, बायोमेडिकल के लॉ से होगा, या फिर कुछ नया अमेंडमेंट जो आया होगा उस लॉ से होगा। अदरवाइज जैसे प्लास्टिक से के लॉ हो गया आपका, मतलब हर, और क्या कहते हैं, ईयर आपको पते होने चाहिए कि कौन से ईयर में कौन सा लॉ आया है। मैचिंग के बेसिस पे भी आ सकता है ये। अब इसमें कुछ और भी चीज़ें, जैसे आपको बैटरीज मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल, ये भी चीज़ें क्वेश्चन नहीं आते हैं, जो उसको भी ध्यान में रखना है। पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट हो गया, नॉइस पोल्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2000 हो गया, CRZ के बारे में पता होना चाहिए, कोस्टल रेगुलेशन जेन। और फिर उसके बाद क्या कहते हैं, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988, नेशनल वाटर पॉलिसी 2002, नेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिसी 2006, बहुत सारी चीज़ें हैं। बाकी आपका तो वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, एयर पोल्यूशन 1981 हो गया, इन्वायरमेंट, और फिर क्या कहते हैं वाटर पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1974, और सेल्स एक्ट हो गया 1972 का। ये सारी चीज़ें भी आपने पूछी जाती हैं। लेकिन इसमें जो हो गया, जैसे बहुत सारी चीज़ें, इन्वायरमेंटल कन्वेंशन, एग्रीमेंट्स, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंसेस, ह्यूमन इन्वायरमेंट्स जो 1972 में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया आपका 1987 में, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ जो हो गए, बेसल कन्वेंशन 1989 और 1992, रामासार कन्वेंशन हो गया आपका, अर्थ समिट हो गई, एजेंडा 21 हो गया, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी हो गया यानी CBD आपका 1992 का, क्योटो प्रोटोकॉल हो गया 1997 का, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म यानी CDM जो होता है उसके बारे में भी आपको जानना है, रियो 20 के बारे में जानना है, अर्थ समिट जो जोहान्सबर्ग में हुई थी उसके बारे में भी जानना है, IPCC की रिपोर्ट के बारे में भी, यूनिप की रिपोर्ट के बारे में एक रैपिड व्यू देखना है आपको। स्टैटिकल अप्रोच, 1-2 क्वेश्चन आना इससे कंपलसरी ही होता है।
स्टैटिकल अप्रोच एंड मॉडलिंग इन्वायरमेंटल साइंसेस। इसमें आपका एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, टाइप ऑफ वेरिएबल्स क्या होते हैं, मेजरमेंट, और इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट हो जाता है आपका, जैसे सेंट्रल टेंडेंसी हो गया, डिस्पर्सन, स्टैंडर्ड एरर, मूवमेंट्स हो गए, स्क्यूनेस और कुर्टोसिस, ये हो जाती है बेसिक कॉन्सेप्ट आपके। फिर क्या आता है इसमें, प्रोबेबिलिटी थ्योरी हो गई आपकी, सैम्पलिंग थ्योरी हो गई, ये भी आती है, ये पेपर फर्स्ट में भी आपको हेल्प करती है। डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, या नॉर्मल हो गया, लॉग नॉर्मल हो गया, बायोनॉमिनल हो गया, पॉइसन हो गया, टी और क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, काई स्क्वायर हो गया, एफ डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, कोरिलेशन रिलेशन हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई। फिर इसमें मॉडल लीनियर हो गया, सिंपल मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल, फिर वैलिडेशन फोरकास्टिंग, ये चीज़ें भी ज़्यादा नहीं पेपर आती हैं, उतना नहीं आता। लोट का वोल्टेरा मॉडल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है। इसलिए मैट्रिक्स मॉडल, ये भी आता है आपका। फिर जो आपकी लास्ट यूनिट होती है कंटेम्परेरी इन्वायरमेंटल इशूज़, ये यूनिट आपकी सेकंड पेपर के लिए उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी कि फर्स्ट पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये करंट के मैक्सिमम पोर्शन को कवर करती है। तो इसको ध्यान में रख के अगर आप तैयारी करोगे तो आपका फर्स्ट भी तैयार हो जाता है और सेकंड भी तैयार हो जाता है। और इसमें क्या है आपके ग्लोबल इन्वायरमेंटल इशू, बायोडाइवर्सिटी लॉस क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें हो रही हैं, ओजोन लेयर डिप्लीशन से क्या क्या नई खबरें आई हैं, सी लेवल राइज के बारे में क्या है, इंटरनेशनल एफर्ट और प्रोटेक्शन के बारे में क्या किया, नेशनल एक्शन प्लान में जो क्लाइमेट चेंज को लेकर के किया गया उसमें क्या है, नेशनल सोलर मिशन, नेशनल मिशन फॉर इनहेंस एनर्जी एफिशिएंसी, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, नेशनल वाटर मिशन, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल हिमालयन इकोसिस्टम, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, बहुत सारी चीज़ें। करंट इन्वायरमेंटल इशू इन इंडिया, एक तो ग्लोबल लेवल पे है और एक इंडिया लेवल पे है। तो इंडिया लेवल पे भी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आपका हो गया क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज में आपकी एडेबिलिटी हो गई, एनर्जी हो गई, एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में हो गया। फिर आपके फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए मूवमेंट जो पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, इसको ईयर के बारे में पूछा गया है। चिपको मूवमेंट हो गया, एपिको मूवमेंट हो गया, साइलेंट वैली मूवमेंट हो गया। फिर आपका कौन सा भी नहीं पूछा गया है, गंधर्मर्धान मूवमेंट हो गया, पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। ये सब क्या होती हैं, वाइल्ड लाइफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन प्रोजेक्ट में आपका प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट क्रोकोडाइल कंजर्वेशन, और फिर क्या कहते हैं कि सी टर्टल प्रोजेक्ट और इंडो राइनो विज़न जो होता है उसके बारे में आपको पता करना। वेस्ट मैनेजमेंट में स्वच्छ भारत अभियान देखो इंक्लूड कर दिया गया है इसमें, ये इसी का पार्ट कर दिया गया है। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एंड कार्बन क्रेडिट के बारे में, सस्टेनेबल हैबिटेट, ग्रीन बिल्डिंग यानी गृह रेटिंग रूम। अभी जो अर्बन फॉरेस्टिंग की भी बात हुई है, अर्बन फॉरेस्ट आया है जो कॉन्सेप्ट, उसको भी याद में रख लेना, मैंने किसी वीडियो में करंट अफेयर में बताया है। व्हीकल इमिशन फ्रॉम नॉर्म्स इन इंडिया यानी BS6, BS4, BS5 चीज़ें। इपिडेमिकोलॉजिकल इशूज़, फ्लोरोसिस, आर्सेनिक, और जो आर्सेनिक से क्या कहते हैं कि रिलेटेड बीमारी होती हैं, गोइटर हो गया, डेंगू हो गया, बाकी चीज़ें जो हो गई। इन्वायरमेंटल डिजास्टर यानी मिनीमाटा डिजास्टर, लव कैनाल डिजास्टर, भोपाल गैस डिजास्टर, चेरनोबिल डिजास्टर, फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर डिजास्टर 2011। बाकी चीज़ें बहुत होती है आपके वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड, रेन वाटर हार्वेस्टिंग से रिलेटेड, यूट्रॉफिकेशन से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें होती हैं जो पूछी जाती हैं। तो ये यूनिट है आपकी 10 यूनिट है। 10 यूनिट यानी पूरी तरीके से आपको पता होनी चाहिए कि मेरी कौन कौन सी यूनिट है। यूनिट फर्स्ट फंडामेंटल पर इन्वायरमेंटल साइंस, जिसमें फंडामेंटल और बेसिक होगी। यूनिट सेकेंड इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से रिलेटेड सारी चीज़ें जो होंगी, चाहे वो बायोस्फीयर के किसी भी स्फीयर का इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हो, हर एक चीज़ के बारे में। यूनिट थर्ड इन्वायरमेंटल बायोलॉजी यानी इकोसिस्टम से रिलेटेड। यूनिट फोर्थ फिर से इन्वायरमेंटल जियो साइंस यानी सब कुछ कैटास्ट्रॉफिक हैजर्ड से लेकर के लानीना से लेकर क्लाइमेट से लेकर के हर एक चीज़ के बारे में। यूनिट फिफ्थ एनर्जी एंड इन्वायरमेंट के बारे में, सोलर पे ज़्यादा ध्यान देना, उसी पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। यूनिट सिक्स इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड कंट्रोल, अभी तो कोरोना काल में बहुत ही कम हुआ है एयर पोल्यूशन, बाकी चीज़ें। तो यूनिट 7 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, यूनिट 8 इन्वायरमेंटल असेसमेंट मैनेजमेंट एंड लेजिस्लेशन, यूनिट 9 एंड यूनिट 10। अब अगला वीडियो जो हमारा आपका आएगा वो बस वहीं से स्टार्ट हो जाएगी हमारी आपकी जंग, और उसको हम लोगों को कवर करना है जल्दी से जल्दी, जितना भी जल्दी होगा। तब तक के लिए थैंक यू, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग, खुश रहिए।